हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी और चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। तो देखेंगे आज हम बात करेंगे, ये उत्तर प्रदेश अपना राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य दर्शन के बारे में। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य दर्शन के बारे में के अपने दो वीडियो जाएंगे, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। ठीक है, आज हम बात करेंगे सिर्फ पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे। और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित मतलब कोई भी किसी भी एग्जाम में कोई प्रश्न आपका आ जाए तो वो छूट नहीं सकता किसी भी हाल में। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो ढंग से देख लिया मन से तो देखेंगे मतलब 5 पेज है और ये अपने हैंड राइटिंग से मतलब अपने खुद के राइटिंग के नोट्स बनाए हुए हैं और इन नोट्सों के द्वारा हम बात करेंगे। ये डाल सका है UP1 5 मतलब इसके टोटल हमने 11 पार्ट बनाए हैं, 11 पेज हैं और 11 पेजों के आज केवल हम 5 पेज के बारे में समझाएंगे। ठीक है, और बाकी के जो बचा है वो सेकेंड वीडियो में आएगा। ठीक है, तो आज हम देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं और उत्तर प्रदेश राज्य की जो सीमा है किस किस को छूती है। तो देखें, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, जिसे अंग्रेजी में है UK, HP, MP और मतलब दिल्ली, और ये एक देश है नेपाल, उसे भी उत्तर प्रदेश राज्य की जो सीमा है छूती है। ठीक है, तो बिहार, झारखंड, इन सभी राज्यों को 9 राज्यों को उत्तर प्रदेश राज्य की जो सीमा है अपनी छूती है। ठीक है, और देखते हैं ये मतलब सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा है सबसे ज़्यादा किस राज्य को छूती है, तो छूती है बिहार के लिए। ठीक है, और आगे कुछ बात करते हैं, इसका पुराना नाम क्या है उत्तर प्रदेश का, जो अपना जिससे मतलब इसका गठन हुआ था उससे पहले इसका पुराना नाम क्या था उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो पुराना नाम था अवध। इसका पुराना नाम क्या था? अवध। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम अवध था। और इसी मतलब संयुक्त प्रांत, ये पहले जो इसका मतलब कुछ प्रांत ऐसे हैं इसमें काट कर उसने अलग कर दिया गया है। उससे पहले सन 1950 में इसकी घोषणा की गई थी उत्तर प्रदेश की। कब? याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, सन 1950 ईस्वी में। ठीक है, और अब बात करते हैं कुछ राज्य व्यवस्था के बारे में, है ना। राज्य व्यवस्था, तो उत्तर प्रदेश राज्य की जो राजधानी है वो है लखनऊ। और ये अगर पूछ लिया जाए गोमती नदी के किनारे, देखो कई एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि जो राजधानी लखनऊ है वो किस नदी के किनारे है, तो साफ बता देंगे गोमती नदी के किनारे। ठीक है, और अगर वर्तमान समय में बात की जाए कि उत्तर प्रदेश का CM कौन है ना, तो वो है योगी आदित्यनाथ। और बात की जाए कि राज्यपाल कौन है अभी वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में, तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। जो श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं उत्तर प्रदेश के साथ साथ एक दूसरे राज्य की भी राज्यपाल हैं अभी वर्तमान समय में, वो है MP की राज्यपाल। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का अगर जब गठन हुआ था तब उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? वो थे श्री गोविंद वल्लभ पंत। 1950 से 1954 के बीच 4 साल का इनका कार्यकाल रहा था श्री गोविंद वल्लभ पंत का। ठीक है, तो और अगर ये पूछ लिया जाए, कई एग्जाम में पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश राज्य की मतलब पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी श्रीमती सुचेता कृपालिनी। ठीक है, और सुचेता कृपालिनी ये कब से कब तक रही? 1963 से और 1967 के बीच। ठीक है, और राज्यपाल, अगर कई एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत का प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। और ये उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी। ठीक है, और आगे बात करते हैं, भारत के किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री, भी भारत के पूरे अपने प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश की बात की जाए ना, तो सुचेता कृपालिनी ही एकमात्र ऐसी महिला मुख्यमंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश की आकर पहली भारत की महिला मुख्यमंत्री बनी थी। और ये पूछ लिया जाए कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू, है ना। कांग्रेसी मान लो पार्टी है कांग्रेस, उस पार्टी से थी ये, पहली महिला भारतीय अध्यक्ष रही सरोजिनी नायडू। ठीक है, और आगे बात करते हैं सरोजिनी नायडू की मतलब ये कांग्रेस में कानपुर में इनका जन्म हुआ था और कांग्रेस की पार्टी से थे सन 1925 ईस्वी में। ठीक है, आगे बात करते हैं अधिवेशन, कांग्रेस की जो अधिवेशन की अध्यक्षता थी ना, उन्होंने सन 1925 ईस्वी में इनकी अध्यक्षता की थी। और कई एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि भारत के कोकला किसे कहा जाता है, भारत की कोकला भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, सरोजिनी नायडू के लिए। और कुछ पॉलिटिकल से समझ देखते हैं, लोकसभा में उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसकी लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 80 हैं। और राज्यसभा में कितनी हैं? 31 हैं। विधानसभा में कितनी है? 403 है। ठीक है, और इसकी उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी सन 1950 ईस्वी में। और उत्तर प्रदेश राज्य में जिला कितने हैं, है ना, अपने जिला कितने हैं? तो जिला है इनमें 75। ठीक है,
विधान परिषद के अंतर्गत 100 सदस्य आते हैं, ठीक है। और आगे बात करते हैं, देखते हैं, ये तो हो गया यूपी 1 पहला पेज हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे दूसरे पेज के बारे में। दूसरे पेज में देखते हैं उत्तर प्रदेश से संबंध अब वही है। तो उत्तर प्रदेश का राज्य का जो अपने राजकीय पक्षी क्या है वो है सारस, ठीक है। और राजकीय पशु क्या है, वारसिंगा। और राजकीय वृक्ष क्या है, पेड़। राजकीय वृक्ष है अशोक, ठीक है। नहीं, पीपल नहीं, पीपल तो राष्ट्रीय वृक्ष है ना, अशोक का पेड़ है, ठीक है। आगे देखते हैं, बात करेंगे भारत का फूल क्या है, अपना मतलब ये उत्तर प्रदेश राज्य का अपना राजकीय पुष्प क्या है। तो राजकीय पुष्प होगा पलाश का पुष्प, ठीक है। इसे वन की ज्वाला भी कहा जाता है, ठीक है। वन की ज्वाला नाम से भी जाना जाता है इस पुष्प के लिए। और वर्तमान समय में अगर पूछ लिया जाए तुमसे कि उत्तर प्रदेश राज्य के ही मतलब उप मुख्यमंत्री कौन है, तो देखो उत्तर प्रदेश राज्य के अभी वर्तमान समय में 2 उप मुख्यमंत्री हैं। कौन, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, ठीक है। और आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख व्यक्तित्व हैं, महान व्यक्ति हैं, इन्होंने मतलब उत्तर प्रदेश में जन्म लिया, भारत के जो है उत्तर प्रदेश है उसमें जन्म लिया। तो सबसे पहले बात करेंगे रामप्रसाद बिस्मिल के बारे में। रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ हुआ था, रामप्रसाद बिस्मिल का सहारनपुर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और ककोरी जो कांड हुआ था ट्रेन कांड हुआ था, उसमें रामप्रसाद बिस्मिल सन 1900 मतलब जो कांड हुआ था सन 9 अगस्त 1925 के लिए। और इन्हें के लिए सन 1927 उसमें फांसी दे दी गई रामप्रसाद बिस्मिल के लिए, ठीक है। और इनका एक नारा भी था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। ये किसका है, रामप्रसाद बिस्मिल का, ठीक है। इनकी जो आत्मकथा लिखी है वो ककोरी के शहीद आत्मकथा लिखी है, श्री गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, उन्होंने इनकी आत्मकथा के रूप में इनकी जीवन कथा के लिए लिखा है, ककोरी के शहीद नाम से, ठीक है। सर्च कर सकते हैं, देख लेंगे, मिल जाएगा। और आगे बात करते हैं वो एक मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में सुना होगा, आप जानते होंगे, अच्छी तरह से परिचित होंगे मुंशी प्रेमचंद्र से। तो मुंशी प्रेमचंद्र, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था बनारस में। कहाँ, बनारस के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था मुंशी प्रेमचंद का। और कुछ कहानियाँ और उपन्यास हैं इनके, वो कौन कौन से हैं, देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु हैं और ये कई एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, अक्सर बहुत से एग्जाम में आते हैं। देखो पूछ लिया जाता है गोदान किसका मतलब उपन्यास है और गबन किसका है। तो देखो गोदान याद कर लेंगे, आज के बाद में कभी नहीं भूलेंगे। नंबर 1 गोदान नमक का दरोगा, मंत्र है और ईदगाह है, कफन, सदगति है, पंच परमेश्वर, हाँ पढ़ा होगा आपने, पंच परमेश्वर, और पूस की रात, और ये कहानी है एक नशा, इनकी कहानी है, ठीक है। और इनके बचपन का नाम क्या है, मुंशी प्रेमचंद्र के बचपन का नाम क्या था, इनके बचपन का नाम था धनपत राज श्रीवास्तव, ठीक है। अब आगे बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। सब लोग परिचित होंगे रानी लक्ष्मीबाई से। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में हुआ था और इनके बचपन का नाम क्या था पता होगा ना आपको, मनु। इनके बचपन का नाम क्या था, मनु, ठीक है। इनके बचपन का नाम मनु था। और आगे बात करते हैं इनकी मतलब छोटी सी उम्र में इनकी शादी कर दी गई, उनके पति का नाम था गंगाधर, ठीक है। ये एक युद्ध में मारे गए थे, मुगलों की मतलब युद्ध हुआ था उसमें मारे गए। और रानी लक्ष्मीबाई मतलब मणकड़का के नाम से जानी जाने लगी, ठीक है। और आगे बात करते हैं बेगम, नंबर 3 पर आते हैं, ठीक है। बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल के मतलब इनके पति का नाम था वाजिद अली शाह, इनकी मतलब इनकी ये पत्नी थी बेगम हजरत महल, जो सन 1857 की क्रांति हुई थी, आपने सुना होगा। 1857 की क्रांति में अवध का जो नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल थी। आउटरम ने अवध पर कुशासन का रिपोर्ट इन्होंने ही बनाया था और अवध को हड़प लिया, ठीक है। वाजिद अली शाह की ये पत्नी थी, अभी मैंने बता चुका हूँ। अब बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। तो जानते होंगे लाल बहादुर शास्त्री है, तो इन्होंने एक नारा दिया था जय जवान जय किसान, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री ने, इनका जन्म कहाँ हुआ था, मुगल सराय, ठीक है। मुगल सराय में, आगरा में है ये ना, इनका जन्म वहाँ हुआ था। और आगे बात करते हैं ताशकंद शिमला समझौता। ताशकंद समझौता के बारे में सुना होगा ना, सन 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौता हुआ था वहाँ, और इनकी मृत्यु उसी समय हो गई थी सन 1966 ईस्वी में। इनका समाधि स्थल पूछ लिया जाता है कि विजय घाट, कई तरह से ये प्रश्न आ जाता है कि विजय घाट किसका समाधि स्थल है या फिर लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है, तो हमेशा याद रखेंगे कहाँ है, विजय घाट, ठीक है। अब आगे बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर अमीर खुसरो। अमीर खुसरो देखो इन मतलब ये कव्वाली गाते थे और तोता ए हिंद इन्हीं के द्वारा गाई हुई कव्वाली है। इसके जनक जो भारत में गज़ल, हिंदी और उर्दू का भी इन्होंने उपयोग किया था। और आगे बात करते हैं नूर से फिर आस्का की रचयिता, ये भी खुसरो थे, ठीक है, अमीर खुसरो। और आगे बात करते हैं आगे बात करेंगे
संत कबीरदास जी के बारे में, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। इनका जन्म भी वाराणसी में हुआ था और ये भक्ति आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। तुलसीदास जी और गोंडा तहसील है जो अपने उत्तर प्रदेश में, गोंडा जिला की एक तहसील है ना उत्तर प्रदेश में, उसमें इनका जन्म हुआ था। किसका? तुलसीदास जी का। इन्होंने हनुमान चालीसा है, रामचरितमानस का भी अध्ययन किया है तुलसीदास जी ने, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पेज को देखते हैं। सुरेश रैना के बारे में सुनेंगे। मुरादानगर, इनमें इनका जन्म हुआ था और तीनों फॉर्मेट में ये शतक लगाने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी था। तीनों फॉर्मेट ही उनमें शतक लगाने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी। कई तरह से पूछ लिया जाता है कि उनमें मतलब शतक लगाने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था? सुरेश रैना, ठीक है। आगे बात करेंगे, ये ऑटोबायोग्राफी से भी संबंधित थे। कौन? सुरेश रैना। अब बात करेंगे अमिताभ बच्चन के बारे में। ये बॉलीवुड के हीरोइन ये नहीं है अमिताभ बच्चन, ये दूसरे अमिताभ बच्चन है, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? हरवंश राय बच्चन। मधुशाला में इनका जन्म हुआ था और इनके मतलब दादा साहब फाल्के पुरस्कार से अमिताभ बच्चन के लिए मतलब पुरस्कृत किया गया था। और आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख कुछ पर्यटक स्थलों के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कुछ पर्यटक प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं तो देखते हैं। देखिए, कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल, आगरा है ना, वो किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। और उसी नदी के किनारे वहाँ ताजमहल बना हुआ है, ठीक है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ ने। और क्यों कराया था पता होगा? शाहजहाँ की जो पत्नी थी मुमताज महल, शाहजहाँ उससे बहुत प्रेम करता था और उनकी मृत्यु के पश्चात में शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण कराया था, ठीक है। और मतलब उनकी मृत्यु क्यों हुई थी? उनके 13 बच्चे हो चुके थे, मुमताज़ के 14वें बच्चे को जन्म देते समय उनकी मृत्यु हो गई। किसकी? मुमताज़ महल की, ठीक है। और उन्हीं की याद में उन्होंने ये ताजमहल का निर्माण करवाया था, ठीक है। और आगरे का लाल किला के बारे में सुना होगा आपने। इसका जो निर्माण किसने कराया था? अकबर ने करवाया था। और ये बना क्यों किसका है? लाल बलुआ पत्थर का ये बना हुआ है। किसका? लाल बलुआ पत्थर का ये बना हुआ है सन 1565 ईस्वी में। और सन 1983 ईस्वी में एक संघ है ना, उसमें शामिल कर लिया गया था। कब कर लिया गया था? सन 1983 ईस्वी में एक संगठन है UNESCO में इसे शामिल कर लिया गया, ठीक है। और आगे बात करेंगे अकबर का मकबरा, इसे सिकंदरा आगरा में है। ये अकबर का मकबरा कहाँ है? आगरा में है ये भी। और अकबर का मकबरा अकबर ने इसे शुरू किया था लेकिन वो उसका निर्माण पूरा नहीं कर पाया था। अकबर अपना इसका निर्माण पूरा नहीं कर पाया था और इनका निर्माण किया था बाद में आकर जहांगीर ने इसके लिए पूरा किया था। और आगे बात करते हैं बुलंद दरवाज़ा के बारे में सुना होगा ना आपने। तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा, ठीक है। और फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसे अकबर ने बनवाया था। किसने? कई एग्जाम पूछे थे कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था और क्यों कराया था। तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। आगे बात करेंगे पंचमहल के बारे में। पंचमहल भी फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत आता है, अंदर ही है ना। तो जामा मस्जिद, और जामा मस्जिद भी फतेहपुर सीकरी में है। सलीम चिश्ती की दरगाह है, ये भी फतेहपुर सीकरी में है। और कीथम झील जिसे सुर सरोवर, ये भी आगरा में है। इसे रामसर साइट भी कहा जाता है, ठीक है। रामसर साइट के किनारे है ये। और आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। लास्ट पेज है 5 नंबर पेज। मथुरा से संबंधित उत्तर प्रदेश का एक जिला है ना मथुरा, उसमें कुछ पर्यटक स्थल हैं। तो देखो, प्रेम मंदिर कहाँ है? ये प्रेम मंदिर वृंदावन में। और श्री गिरिजाराज जी मंदिर ये कहाँ है? गोवर्धन में, वहीं वृंदावन में, ठीक है। और कुसुम सरोवर ये भी मथुरा में के अंतर्गत आता है। फिरोजाबाद, इसे सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है, चूड़ियों का शहर। फिरोजाबाद के लिए सुहाग नगरी या चूड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? कभी पूछ लिया जाए तो बता देंगे कि फिरोजाबाद के लिए, ठीक है। कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और उत्तर भारत की यहाँ पर सबसे बड़ी बाहुबली मंदिर है जो फिरोजाबाद जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा बाहुबली मंदिर कहाँ? उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के अंतर्गत है, ठीक है। अलीगढ़ का जो पुराना नाम है ताला नगरी के नाम से जाना जाता है अलीगढ़ के लिए, ठीक है। किस नाम से? ताला नगरी के नाम से। और खीरेश्वर महादेव का मंदिर है यहाँ। अदृश्य शिवलिंग जो दिखाई न देती है ना, अदृश्य शिवलिंग, वो भी मतलब अलीगढ़ के अंतर्गत है। और अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी है ना, AMU जिसे बोलते हैं अलीगढ़
मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसका जो निर्माण किसने कराया था? सर सैयद अहमद खान ने इसका निर्माण कराया था। कब? सन 1875 ईस्वी में। याद रखने योग्य बात नहीं है, ठीक है, नोट कर लेना बाद में नोटबुक में, ठीक है। सन 1875 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। और देखो एक क्वेश्चन इससे संबंधित और आ जाता है, अलीगढ़ आंदोलन को किसके नाम से जोड़ा जाता है? तो इन्हें भी अलीगढ़ आंदोलन को भी सर सैयद अहमद खान के नाम से जोड़ा जाता है, ठीक है। और आगे बात करेंगे नोएडा के बारे में, ठीक है। नोएडा तो देखिए, नोएडा जेवर एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट कहाँ है? ये भी नोएडा के अंतर्गत। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट कार रेसिंग, ये भी नोएडा के अंतर्गत आती है। और वाराणसी, वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है। वाराणसी के अंतर्गत क्या है? लाल बहादुर शास्त्री का जन्म वाराणसी में हुआ था, तो वहाँ लाल बहादुर शास्त्री के नाम से ही लाल बहादुर शास्त्री एक एयरपोर्ट बनाया है। और गाजियाबाद के बारे में बात करते हैं। गाजियाबाद देखो, स्वर्ण जयंती पार्क, ये गाजियाबाद के अंतर्गत है, ठीक है। और आगे बात करेंगे भारत का सर्वाधिक प्रदर्शित शहर कौन सा है, ठीक है। ये भी मतलब गाजियाबाद ही है, भारत का सर्वाधिक प्रदर्शित शहर गाजियाबाद, ठीक है। और आगे बात करेंगे हस्तिनापुर जिला, मेरठ के अंतर्गत आता है ये। तो इसमें कुरु साम्राज्य की राजधानी रही है। कहाँ? कुरु मतलब हस्तिनापुर, जो कुरु कौरव और पांडव थी, कौरवों की जो राजधानी थी वो हस्तिनापुर उनकी राजधानी रही, ठीक है। और महाभारत के काल की बात है ये। अष्टपाद मंदिर तीर्थ, जैन धर्म का जो मंदिर है अष्टपाद, सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, वो इसी के अंतर्गत है, ठीक है। कहाँ है ये? हस्तिनापुर में, ठीक है। अब आज ये मैंने बताया था 5 पेज ही पढ़ाएंगे, केवल आधा हो गया। फर्स्ट वीडियो ये कंप्लीट हो चुकी है और सेकंड वीडियो आएगी वो एक दिन बाद आ जाएगी। और आज के लिए बस इतना ही पर्याप्त है। और बस ध्यान से पढ़िए इसे और अपनी नोटबुक में से नोट कर सकते हैं, ठीक है। और तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल पर आप नए हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।